यहाँ आज दारुल कादरिया तालीमुल कुरान एक बड़ा फेमस इदारा है, यहाँ का मदरसा है। उसमें दस्तार बंदी है, यानी बच्चे हाफिज, कारी और मौलाना बन रहे हैं। और उसी मुनासबत से रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें शिरकत के लिए मिलाना हुआ। तो वहाँ पर क्या क्या आप किस किस चीज़ को अंजाम देते हैं आप जहाँ पर थी? मैं जहाँ से हूँ वहाँ हम लोग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं, IQ स्कूल के नाम से, और जिसमें दोनों तालीमों का साथ साथ इंतज़ाम है। यानी बच्चे स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी, वहाँ इस्लामिक एजुकेशन भी हासिल करते हैं। और हम लोग हमारे एक तंजीम तहरीक उलमाए हिंद के तहत ऑनलाइन दरस निज़ामी का एहतमाम भी करते हैं, जहाँ घर बैठे बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकें। तो इसमें आज हम बात करेंगे आपसे, जैसे एजुकेशन की आपने बात की, आप एजुकेशन पे काफ़ी सारे आपके वीडियो भी सोशल मीडिया पे मिलते हैं। तो इस्लामिक एजुकेशन में और जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है उसमें क्या डिफरेंस है? इस्लामिक एजुकेशन एक रेगुलर एजुकेशन है, जिसको हम मॉरल एजुकेशन बोल सकते हैं, और जिसमें बहुत तफसील से लाइफ स्टाइल हमें समझाया जाता है और जिसकी अपनी अहमियत है जो दीनी है। और मॉडर्न एजुकेशन की जो अहमियत है उसको हम बहुत ढंग से समझते हैं। हम लोगों को जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि एज ए मुस्लिम हमारे लिए इस्लामिक एजुकेशन तो कंपलसरी है ही, और दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए मॉडर्न एजुकेशन भी कंपलसरी है। तो इन दोनों का कोई संगम इदारा या संगम पैटर्न हम चला सकें, जहाँ दोनों तालीमें साथ साथ बच्चा हासिल कर सके, तो एक बहुत बेहतरीन स्टाइल होगा। तो हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने देख रहा हूँ, लगभग 70 साल से ज़्यादा हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, अभी तक मॉडर्न एजुकेशन पर और इस्लामिक एजुकेशन का आपस में कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। दोनों अलग अलग ढर्रे पे चल रही हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जैसे आम तौर पर जिनके पास भी मॉडर्न एजुकेशन है, वो जब भी एजुकेशन की बात करते हैं तो उनकी मुराद सिर्फ स्कूलिंग होती है। या मान लीजिए जिनके पास दीनी एजुकेशन है, वो जब भी एजुकेशन की बात करते हैं तो उनकी मुराद कहीं ना कहीं मदरसा एजुकेशन हुआ करता है। तो जबकि एज ए मुस्लिम हमारे लिए मदरसा एजुकेशन भी उतनी ज़रूरी है जितनी मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है। और अब ये काम उस वक्त पॉसिबल हो पाएगा जबकि हम छतें ऐसी बना दें कि एक ही छत के नीचे बच्चा 12th पास भी कर रहा है और सेम टाइम वो आलिम दीन भी बन रहा है। अगर हम इस तरह की पेशरफ्त करते हैं तो ये गैप भी खत्म होगा और ये काम इजीली पॉसिबल होगा। लेकिन मुसलमानों की खास मॉडर्न एजुकेशन से दूरी का खास वजह क्या है? नहीं, देखिए, मुसलमान सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन से दूर नहीं, एजुकेशन ही से दूर है। चाहे मॉडर्न एजुकेशन हो, तो अगर मॉडर्न एजुकेशन से वो दूर है तो इस्लामिक एजुकेशन से मुझे लगता है उससे ज्यादा दूर है। अब जहां तक इसका रीजन है, तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बताती है वो एक लंबी डिटेल है और उसमें कई एक असबाब हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं। उसमें कुछ सोशल हैं, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ अवेयरनेस की कमी है, और कई बार इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हैं कि हम फाइनेंशियल तौर पर उतने स्ट्रांग नहीं जितने होने चाहिए। तो ये तमाम चीजें मिलजुल करके उस पर असरअंदाज हुआ करती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माजी में कुछ ना कुछ चेंज आया है, और आहिस्ता आहिस्ता जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं चेंज आ रहा। लेकिन सर एक बात बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं चेंजेस तो आए हैं, अभी करंट के दौर में तो चेंज आए हैं। पिछले अगर हम दौर की बात करें, आज से लगभग 10 साल पहले की, तो हम बहुत पीछे हैं एजुकेशन के नाम पर। मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है, मुस्लिम एजुकेशन के नाम पर बहुत पीछे है, चाहे वो इस्लामिक एजुकेशन हो या मॉडर्न एजुकेशन हो। क्योंकि अभी तक हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमारे महज शायद इंडिया में बहुत ना के बराबर मिलेंगी आपको। और यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हर तरह की तालीम बच्चा हासिल करता है, वो मॉडर्न भी करता है और रिलीजियस भी करता है। तो ऐसा क्यों हम कुछ कर ही नहीं पाए आज तक इस चीज में? हम बहुत ऐसा है, देखिए, पहली बात तो यह है कि एक तो वाजिब सी बात है कि हम लोगों में अवेयरनेस की कमी रही है। लेकिन सेम टाइम एक और गहराई के साथ अगर हम जायजा लेंगे तो हम ये पाएंगे कि पार्टीशन के बाद में भारत का मुसलमान बुरी तरह से टूट गया था। तो अब उस मुसलमान को अपने पांव पे खड़े होते हुए भी टाइम लगा, और फिर हर चीज को, यानी एक बड़ा गम था, आप जानते हैं। तो पूरा मुल्क इधर से उधर हो जाए, तहोबाला हो जाए, और फिर वहां पर भी वो कम्युनिटी माइनॉरिटी में हो, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, जो रियल ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, उससे वो जूझते रहे। फिर उसके बाद में फिर एक दंगों का भी एक लंबा चौड़ा सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाती है, तो उसकी वजह से भी भारत के मुसलमानों का एक ठीक ठाक लॉस हुआ। और फिर इसी वजह से, इन्हीं तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से मुसलमान फाइनेंशियल तौर पर कमजोर रहा। और आप समझते हैं कि जब किसी आदमी का पेट भरा ना हो तो उसे ये नहीं सुझाई देता है कि मेरे बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ें।
اور آج بھی کہیں نہ کہیں مسلمان ان پرابلم سے کو سروائیو کر رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینی چاہیے. آپ کا جو ایک سیکنڈ پوائنٹ رہا کہ یونیورسٹی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیلہار یونیورسٹی ہے بھی نہیں، لیکن جیسا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے آنکڑے بتاتے ہیں، بھارت کے مسلمانوں کو یونیورسٹیز سے اور کالجز سے کہیں زیادہ ضرورت اسکولنگ کی ہے، اس لیے کہ ایک ہمارا بہت بڑا جو ریٹ ہے وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ سے ظاہر سی بات ہے کہ سیدھا سا مراد اسکولنگ ہے. تو اسکولنگ میں ہمارا بہت زیادہ ٹیلنٹ برباد ہو جا رہا ہے، اور جو کوالٹی وہاں پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو پا رہی ہے. لہٰذا ہماری بیسک ایجوکیشن جو ہے ہماری ضرورت ہے، مدرسہ ایجوکیشن میں بھی اور ماڈرن ایجوکیشن میں. اچھا، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ غلط کاموں میں بھی بہت آگے ہے. میں ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ غلط کاموں میں کہیں نہ کہیں تمام نوجوان آگے ہیں. یعنی سوشل میڈیا پرابلم ہے تو سب کا پرابلم ہے، اور تمام کمیونٹیز اس سے جوجھ رہی ہیں. نشہ ایک پرابلم ہے، بے شک ریگولر پرابلم ہے، اس سے تمام کمیونٹی جوجھ رہی ہیں. ہاں، مسلمانوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں قدر ریشو زیادہ ہو، لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اویئرنیس کی کمی. اور اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ایلیٹ کلاس ہے، جیسے ہی وہ بڑا بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی سوسائٹی سیپریٹ کر لیتا ہے. تو نتیجہ نکلتا ہے کہ بڑی مشکل سے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنی سوسائٹی سے بالکل کٹ جاتا ہے. تو سوسائٹی پر جو ایک امپیکٹ پڑنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑتا ہے. نمبر 3 ایک بہت بڑا پرابلم یہ رہا کہ ماضی میں ہمارے سماج نے بھی اور ہمارے بزنس ورک نے بھی یہ مان لیا ہے کہ گویا کمیونٹی کی پوری اصلاح اور سدھار کا کام صرف مولانا لوگ کریں گے، جو ایک بہت ہی امپوسیبل بھی ہے اور نان پریکٹیکل بھی ہے. لہٰذا یہ ہم سب کا اجتماعی کام ہے جو ہم سب کو مل جل کے کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جتنے بھی مولانا لوگ ہیں، پہلے ہم دیکھتے تھے اگر آپ 1200 عیسوی سے پہلے کی بات کریں تو زیادہ تر ادھکتر سائنٹسٹ اور ویگیانک جتنے بھی تھے وہ مسلم ملتے تھے. لیکن اب کرنٹ کی ہم دیکھیں تو بہت کم، نہ کے برابر ہمیں مسلم سائنٹسٹ ملتے ہیں. یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہماری انٹلیکچوئل کلاس سے ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. اس کا بہت بڑا ریزن ہے. اس میں یہ لبرل طبقے سے سوال بنتا ہے، اور انٹلیکچوئل طبقے سے سوال بنتا ہے، افسر شاہی سے سوال بنتا ہے. مولانا لوگوں نے جو ایک رول پلے کیا وہ ایک اسلامک ایجوکیشن کو بچانے کے لیے کیا، اور اس میں کسی حد تک وہ سکسیز ہیں. ہم مانتے ہیں کہ جتنا سکسیز ہونا چاہیے نہیں ہے، اور کئی بار مولانا بھی اسی سوسائٹی سے نکل کے آتے ہیں تو وہ بھی اپنی واجبی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے، لیکن کسی حد تک انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہیں. لیکن سیم ٹائم ہمارا بزنس ورک اور ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ اگر واقعتاً اتنا ہی کنٹریبیوشن سوسائٹی کے لیے دے جتنا ایک مولوی دے رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا چینج آئے گا. اچھا، اس میں جو مسلم پولیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں، کئی جگہ پر میں نے آپ سے سن لیا پولیٹکس کی ہمارے ساتھ بہت نا انصافیاں رہی ہیں. تو مسلم پولیٹکس، جتنے بھی مسلم پولیٹکس رہے ہیں ہمارے، انہوں نے کیا کیا ہے اس کام کے لیے؟ اب یہ سوال انہی سے بنتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن بہرحال ایک اجتماعی بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے تو ہر کوئی کیا کرتا ہے کہ بلیک میل کرتا ہے. ہمارے ملک میں تمام کمیونٹیز کا زبردست بلیک میل ہوتا ہے، کہیں دھرم کے نام پر ہوتا ہے، کہیں ایموشنز کے نام پر ہوتا ہے، اور گویا ہماری مٹی بھی تھوڑی ایموشنل زیادہ ہی رہی ہے، اور اسی وجہ سے کئی بار ہم اپنے ذہن کا وہ استعمال نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے. یہاں پر ایک مجھے اچھا سا جوک سا لگتا ہے کہ ایک مان لیجئے کہ یورپ سے کچھ لوگ یہاں پر الائچی وغیرہ خریدنے کے لیے آئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ملک پر اس طرح سے کنٹرول کیا کہ 200 سال تک حکومت کر کے چلے گئے. تو اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ ہمارا مزاج کس ٹائپ کا ہے. تو یہ جو ایک مزاج ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کے بھی لوگ بھکت بن جاتے ہیں، اور ان سے باز پرس نہیں کرتے، اور باز پرس نہ کرنے کی وجہ سے وہ انجوائے تو کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. تو اس مزاج کو ہماری سوسائٹی کو چھوڑنا ہوگا، اور ایک بہت ہی دانشورانہ انداز سے اپنی زندگی بھی گزارنی ہوگی، اور جس سے بھی جڑے ہیں انہیں بھی اس سلسلے میں بیدار کرنا ہوگا. ماشاءاللہ، آج بروز جمعہ بعد نماز عشاء ہمارے ادارے جامعہ قادریہ تعلیم القرآن بھوجپور، تو الحمدللہ یہاں کا ایک مشہور و معروف اور معیاری ادارہ ہے، وہاں جشن دستار بندی ہے، جہاں الحمدللہ 26 طلبہ کرام فارغ ہو رہے ہیں، جن میں حفاظ ہیں، قراء ہیں اور مولانا حضرات ہیں.
जैसा भी मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर और मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अयूब मिसबाही साहब क़िबला ने भी इस पर रोशनी डाली और माशाअल्लाह बहुत सारे सवालातों के अहसन जवाबात दिए। मैं मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करता हूँ हमारे भोजपुर के तमाम आवाम की तरफ से, उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से, हमारे इदारे जामिया क़दरिया तालीमुल कुरान की तरफ से। तो मुफ्ती साहब क़िबला खुसूसी तौर पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारी इस जश्न दस्तारबंदी में शिरकत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज बेहतरीन खिताब, बेहतरीन लेक्चर मुफ्ती साहब क़िबला का मॉडर्न इशूज़ का कुरानी हल, इस उन्वान से इंशाअल्लाह होगा। मैं तमाम अवामी अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा आप हजरात इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं, कसीर तादाद में आएँ और मुफ्ती साहब की कीमती गुफ्तगू सुनकर अपने कुलूब को महसूस करें, मुनव्वर मुजल्ला करें। हमारे मीडिया के साथियों ने हमारा ताउन किया इस सिलसिले में, मैं तमाम मीडिया के अहबाब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस फिर आखिर में मुफ्ती साहब क़िबला की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करता हूँ हमारे तमाम भोजपुर के लोगों की जानिब से, यहाँ के तमाम इदारों की जानिब से, तमाम उलमा अहले सुन्नत की जानिब से। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब की आमद हमारे इस कस्बा भोजपुर के लिए खूब मुबारक फरमाए और हजरत की बताई हुई बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मोहम्मद आकिल रज़ा मिसबाही नईमी, नाज़िम तालीमात, जामिया क़दरिया तालीमुल कुरान, भोजपुर। दहेज के लिए बेटियां प्रताड़ित की जा रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, दहेज बिलाशुबा हमारे माशरे में इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक परेशानी है। तो हम सब मिलजुल कर बेहतर अंदाज में इस हवाले से मुशावरत करें, उलमा इकराम की नसीहत करते हैं और जैसा मुफ्ती साहब ने बताया कि हमारे माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है, जो भी बुराइयां हैं उसके हवाले से हम मिलजुल के बैठें और किस तरीके से हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राहें निकालने वाला है और बिलाशुबा बेटियों को अल्लाह ने रहमत करार दिया, लेकिन आज हमारी इस तरह की रस्म व रिवाज और कुरीतियों की वजह से बेटियों के लिए तकलीफें और उनकी जिंदगियों में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, मुआशरा इस हवाले से बेदार हो, अवेयरनेस पैदा हो और इंशाअल्लाह मिलजुल के बैठेंगे, इस हवाले से लाए अमल तैयार करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ राहें निकलेंगी। मैं गुजारिश करूंगा समाज के लोगों से, आप बच्चियों के लिए अपने दिलों में गुंजाइशें पैदा करें, मोहब्बतें पैदा करें। जैसे हमारे आका ने बेटियों को रहमत करार दिया, एक बेटी ही सबसे बड़ा जहेज है, वही हमारे लिए सबसे अजीम दौलत है। लिहाजा शादियां करें तो दीन देखकर शादियां करें, अखलाक देखकर शादियां करें, उनके अखलाक और क्वालिटीज देखकर। जहेज जैसे लालच से हमें बचना जरूरी है। जहेज एक लानत है और लालच के अंदर जो शादियां की जाती हैं उसमें आबादियां नहीं होती, बर्बादियां होती हैं। इसलिए मैं गुजारिश भी करूंगा, अपील भी करूंगा अपने नौजवानों से, आगे बढ़े नौजवान और इस तरह के लालच से दूर रह के आगे बढ़ के कहें कि इंशाअल्लाह हम बिना जहेज के शादी करेंगे और अपने घर में गरीब तबके की बच्चियां भी लेके आएंगे और तरजीह उन बच्चियों को देंगे जो तालीम याफ्ता हैं, हुस्न अखलाक की पैकर हैं, जिनको क्वालिटीज हैं, उनके अंदर तालीम है। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बुराइयों के खिलाफ मुनज़्ज़म होकर लड़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। मैं फिर आखिर में गुजारिश करता हूँ इन तमाम मैसेजेस को आप आगे पहुँचाएं और मीडिया के अहबाब का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।